हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी विद एचपी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए पेट का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं रोज। जिस कड़ी में दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट 3 तक खत्म करा दिया था, तो आज हम आपके लिए उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट हमारा 4। चलिए प्रैक्टिस सेट 4 को आज के वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला पोर्शन हमारा इस प्रैक्टिस सेट में जो है वह आता है दोस्तों सामान्य अध्ययन का। चलिए सर्वप्रथम सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में संकुचन कितना होगा दोस्तों। तो बात करें दोस्तों 2020-21 में भारत की जीडीपी में संकुचन की, तो वह हमारा होगा कितना, 7.7%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है लॉन्गिट्यूडिनल एगिंग स्टडी ऑफ इंडिया दोस्तों, जिसे हम LASI के नाम से भी जानते हैं। तो रिपोर्ट दोस्तों, यहाँ जो हमारी रिपोर्ट है यह किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च की दोस्तों। तो बात करें LASI रिपोर्ट की दोस्तों, तो यह हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च की। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा तीसरे नंबर का, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा जो दहसाला कर व्यवस्था है उसे हम बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर निकल करके आता है कि दीन ए इलाही दोस्तों, दीन ए इलाही का प्रचार किसने किया। तो बात करें दीन ए इलाही की, तो इसका प्रचार हमारा किया किसने, हमारे अकबर ने। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो निम्न में से दोस्तों, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो अगर हम इन ऑप्शनों की बात करें तो दोस्तों बस इस ऑप्शन के तहत आप देखेंगे, और अलग से आपने देखेंगे कि अरब सागर में कितनी नदियाँ गिरती हैं। तो इन ऑप्शनों में जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो इन ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारा ताप्ती नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। तो बात करें दोस्तों गंगा नदी की, तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा बसा शहर कौन सा है, तो वह है हमारा कानपुर। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है राज्यसभा के संदर्भ में दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है तो राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो बात करें अगर हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो हमारी है दोस्तों, उसको भंग करने में ना तो राष्ट्रपति समर्थ है, ना तो प्रधानमंत्री समर्थ है, ना ही हमारा मंत्री परिषद समर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी के द्वारा भी दोस्तों राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं अब हम। वहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आप ध्यान से। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो बात करें दोस्तों मंत्री परिषद की, तो यह अगर आप देखें तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति हमारी उत्तरदायी है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, तो भारत की दोस्तों प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन थे हमारे, तो वह थे हमारे जीवी मावलंकर जी। तो इस प्रकार से यह आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, 10वें नंबर के प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। तो निम्न में से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो हमारा जो कोयम्बटूर है उसे हम दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं अब हम। 11वें नंबर के प्रश्न पर अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। 11वें नंबर का प्रश्न आप देखिए। तो निम्न में से कौन एक पारी में 1000 रन बनाने वाला पहला क्रिकेटर है। तो दोस्तों वह कौन सा एक खिलाड़ी है जो एक पारी में 1000 रन दोस्तों बनाए थे, तो वह थे हमारे दोस्तों कौन, प्रणव घनावड़े जी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो 12वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर हमारा निकल करके आता है दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है। तो भारत में दोस्तों सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र की बात करें तो वह है हमारा कौन सा, तो वह है हमारा इंदिरा गांधी नहर। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 13वें नंबर के प्रश्न पर अब हम पहुंच चुके हैं। तो निम्न में से किस प्रकार की मृदा केरल में पाई जाती है। दोस्तों केरल की बात करें तो केरल में दोस्तों सबसे अधिक जो मृदा है वह हमारी वह पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी या फिर मृदा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 14वें नंबर के प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नाइट्रिकरण कहलाती है। तो दोस्तों बात करें नाइट्रिकरण की, तो हमारा जो नाइट्राइट है दोस्तों, नाइट्राइट का नाइट्रिक ऑक्साइड,
देखिए दोस्तों, नाइट्राइट का नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलना, या फिर कह सकते हैं दोस्तों कि नाइट्राइट का जब रूपांतर हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, तो उसे ही हम कहते हैं दोस्तों नाइट्रिकरण। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, 15वें नंबर का प्रश्न कि निम्न में से किस देश में एब्स्टे एस्बेस्टोस अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों बात करें हम एस्बेस्टोस की, तो यह हमारी अधिकतम मात्रा में किस देश में पाई जाती है, हमारी कनाडा में पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं अब हम। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बेटन कप। दोस्तों बेटन कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो बात करें दोस्तों बेटन कप की, तो इसका संबंध हमारा किससे है, क्रिकेट से है। चलिए अगला प्रश्न, तो सूर्य मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो बात करें दोस्तों सूर्य मंदिर की, तो यह हमारा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों हमारे जो सूर्य मंदिर है उसका नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर, और वह हमारा किस राज्य में है, तो हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, 18वें नंबर का प्रश्न। तो जीवाणु को दोस्तों मापा जाता है किसके द्वारा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। दोस्तों स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा दोस्तों जीवाणु को हमारा मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न 19वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, तो घुमावदार कटाव जिससे नदी घाटी फैल जाती है को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम कहते हैं पार्श्व क्षरण। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तो संविधान के संदर्भ में हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो संविधान के संदर्भ में जो हमारा सही कथन है इसमें से, वह है हमारा राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर दोस्तों मुख्य रहता है। ये वाला कथन हमारा संविधान के संदर्भ में बिल्कुल सही है। 21वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो चिकनी मांसपेशियां दोस्तों, चिकनी मांसपेशियां डैश में पाई जाने वाले की संभावना होती है। तो बात करें चिकनी मांसपेशियां की दोस्तों, तो जो हमारी चिकनी मांसपेशियां होती हैं उनकी हमारे अमाशय में पाए जाने की संभावना होती है। तो अब दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 22वें नंबर का प्रश्न है। तो सिनगॉग किस धर्म का प्रार्थना स्थल है। तो बात करें अगर हम सिनगॉग की, तो यह दोस्तों हमारा यहूदी धर्म का प्रार्थना स्थल है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं अब हम। तो 23वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर हमारा आता है दोस्तों। तो 23वें नंबर की बात करते हैं, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित घरेलू हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ पर है। तो जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हमारा घरेलू हवाई अड्डा है दोस्तों, वह हमारा कहाँ पर है, हमारा तिब्बत में है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 24वें नंबर का। तो जीव विज्ञान की किस शाखा का संबंध विलुप्त जीवों के अध्ययन से है। तो बात करें अगर हम जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में एक शाखा है जिसके अंतर्गत दोस्तों हम जो हमारे जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो वह जो शाखा है उसका नाम है दोस्तों हमारा पैलियोंटोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं अब हम। तो यहाँ पर हमारा 25वें नंबर का प्रश्न है कि नियत दृष्टि से कम दूरी है दोस्तों। तो बात करें नियत दृष्टि की, तो नियत दृष्टि से कम दूरी हमारी कितनी है, तो वह है हमारे दोस्तों कितनी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर। तो मांग कब एक अनुदान बन जाती है। तो मांग की बात करें दोस्तों, तो जो हमारी मांग है वह हमारे स्वीकार होने के बाद एक अनुदान बन जाती है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है। तो नीली क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है। तो बात करें अगर हम नीली क्रांति की, तो नीली क्रांति का संबंध है हमारा मछली उत्पादन से। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अब हम। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न आप देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। तो प्रकाशीय श्वसन का सबस्ट्रेट है दोस्तों। तो प्रकाशीय श्वसन की बात करें तो इसका हमारा सबस्ट्रेट है ग्लाइकोलेट। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश के लिए उपयुक्त है। तो बात करें अगर हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की दोस्तों, तो यह जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है यह हमारा रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए एक उपयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है। तो सिंक होल निम्न में से एक घटना है दोस्तों। तो सिंक होल हमारे निम्न में से एक घटना है, कैसी घटना है। तो सिंक होल जो हमारे घटना है दोस्तों, वो हमारे समतल भूमि की एक घटना है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो 31वें नंबर का प्रश्न है। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो बात करें विश्व मधुमेह दिवस की दोस्तों, तो यह जो हमारा है वह मनाया जाता है कब, 14 नवंबर को। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो लोकसभा की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा में अगर हम देखें तो हमारी जो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है यह हमारी अपनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न आप देख सकते हैं।
तो निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में दोस्तों मंत्रिपरिषद चुनी जाती है? तो बात करें दोस्तों मंत्रिपरिषद चुनी जाती है किस संघ शासित प्रदेश में, तो दोस्तों हमारा जो अंडमान एवं निकोबार द्वीपों समूह है, इसमें हमारा मंत्रिपरिषद जो है वह चुनी जाती है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कदरिया महादेव मंदिर स्थित है। तो कदरिया महादेव मंदिर हमारा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह हमारा स्थित है कहाँ पर? खजुराहो में। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं अब हम। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो बात करें दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं WTO, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय हमारा कहाँ पर है? हमारा जिनेवा में है। चलिए 36वें नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं अब हम। तो 36वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से बांसुरी वादक हैं। तो बांसुरी वादक हमको बताना है दोस्तों। तो बांसुरी वादक हमारे कौन हैं? तो बांसुरी वादक हमारे इनमें से जो है वह है हमारे हरिप्रसाद चौरसिया जी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं अब हम। हमारा 37वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, तो आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो बात करें आयरन शब्द की, तो जो हमारा आयरन शब्द है वह हमारा गोल्फ जो खेल है उससे संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो चंद्रयान 1 में कितने वैज्ञानिक यंत्र भेजे गए थे? दोस्तों चंद्रयान 1 की बात करें तो इसमें हमारे जो वैज्ञानिक यंत्र भेजे गए थे उनकी संख्या थी हमारी 11। चलिए 39वें नंबर का प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है, सीए से संबंधित है, करंट अफेयर से। तो ऑस्कर दोस्तों 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला दोस्तों? तो दोस्तों बात करें ऑस्कर 2021 की, तो जो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार मिला दोस्तों वह मिला हमारा किसे? नोमैडलैंड को दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा 40वें नंबर के प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। तो भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो बात करें दोस्तों वार्षिक वर्षा के औसत की, तो वह दोस्तों हमारा कितना है? वह है हमारा 100। तो 41वें नंबर के प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। तो 2021 को दोस्तों उत्तर अटलांटिक संधि, जिसे हम नाटो के सदस्य देशों की सरकारों के प्रमुख की बैठक जो थी दोस्तों, नाटो समिट कहाँ संपन्न हुई? दोस्तों यह हमारे जो संपन्न हुई कहाँ पर? यह हमारे ब्रुसेल्स में यह संपन्न हुई। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 42वें नंबर का प्रश्न है, तो 2021 में दोस्तों संपन्न हुई 44वीं जीएसटी परिषद के द्वारा कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर जीएसटी दरों में कब तक कटौती करने की सिफारिश की गई है? दोस्तों यह जो सिफारिश की गई है यह हमारे 30 दिसंबर 2022 तक कम करने में की गई है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे 43वें नंबर का प्रश्न पर हम पहुँच चुके हैं अब हम। तो देखिए आप यहाँ पर 43वें नंबर का प्रश्न हमारा है दोस्तों, तो पढ़ते हैं इसको भी। तो यहाँ पर देखिए आप, यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखिए क्या है, तो विचार करते हैं दोस्तों। तो इसमें जो हमारा सही कथन हो जाएगा वह हो जाएगा, वर्ष 2018 में अनुसंधान एवं विकास पर भारत का सकल घरेलू व्यय दोस्तों जो हमारा है वह 0.65% है। चलिए 44वें नंबर के प्रश्न पर पहुंच चुके हैं, तो पढ़ते हैं इसको। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित मरीजों के लिए दोस्तों जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया है दोस्तों? तो किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया है दोस्तों? हमारा IIT रोपड़ ने किया है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम 45वें नंबर का प्रश्न है, तो किसे भारत का अगले विदेश सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो जो हमारा विदेश सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों वह हमारा किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला जी को। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। तो सामाजिक न्याय का विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दोस्तों। तो सामाजिक न्याय की बात करें तो यह दोस्तों हमारा मनाया जाता है कब? तो यह दोस्तों हमारा जो है हर वर्ष अगर आप देखें तो 18 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं 47वें नंबर का। तो भारत के किस राज्य में प्रथम स्पेस टेक पार्क की स्थापना की गई दोस्तों? तो ये हमारी जो स्थापना की गई दोस्तों वो हमारे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में की गई। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों हमारा। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति द्वारा किसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है दोस्तों? तो जो हमारा मसूद अजहर है दोस्तों उसे हमारा अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया है।
चलिए 49वें नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। तो केंद्र सरकार ने किसे एनटीआरओ का नया प्रमुख नियुक्त किया है दोस्तों? तो एनटीआरओ का जो नया प्रमुख है दोस्तों, जिसे केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है, तो वह हमारे हैं कौन? अनिल धर्माना जी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप 50वें नंबर का प्रश्न देखिए। तो किस वर्ष 2019 के सखारोव पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई दोस्तों? यह जो घोषणा की गई दोस्तों, ये हमारी इल्हाम तोती इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो सामान्य हिंदी वाला भाग है यहाँ शुरू होता है। चलिए इसको भी देखते हैं हम। तो 76वें नंबर का प्रश्न आप पढ़िए। तो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है दोस्तों? तो बोलने से ये लग गया तो यहाँ पर कितना की जगह होना चाहिए था कितनी। यहाँ पे एक मात्रा होनी चाहिए थी, तो इस प्रकार से आप लगा दें ये सी वाला ऑप्शन, कितनी स्वच्छंद दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनते हैं हम। तो जो सत्कार होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है किसी को भी किसी की भी खातिरदारी करना। और जो तिरस्कार होता है दोस्तों, यह इसका एक विलोम शब्द है। चलिए 78वें नंबर का प्रश्न देखिए। तो अंबर का पर्यायवाची शब्द है। तो बात करें अंबर की, तो इसका पर्यायवाची शब्द हमारा कौन सा? हमारा आकाश। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो अंतरंग का विलोमार्थक शब्द है। तो अंतरंग का दोस्तों विलोमार्थक शब्द है हमारा बहिरंग। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 80 नंबर के प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। तो देखिए 80 नंबर का प्रश्न हमारे यहाँ पर क्या है? तो परंपरा से चली आ रही बात या कथा दोस्तों। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो परंपरा से चली आ रही है वो कोई बात या कथा, उससे हम क्या कहते हैं? तो उससे हम कहते हैं दोस्तों अनुश्रुति। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है गद्यांश से संबंधित है। चलिए पढ़ते हैं पहले गद्यांश क्या है, फिर उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास हम करेंगे। पढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत में शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था। व्यक्ति के जीवन को संतुलित और श्रेष्ठ बनाने तथा एक एक नई दिशा प्रदान करने की दिशा का महत्वपूर्ण योगदान था। सामाजिक बुराइयों को उसकी जड़ों से निर्मूल करने और त्रुटिपूर्ण जीवन में सुधार करने के लिए शिक्षा की नितांत आवश्यकता थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके द्वारा संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित किया जा सकता था। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा पर निर्भर होना पड़ता था। आधुनिक युग की भांति प्राचीन भारत में भी मनुष्य के चरित्र का उत्थान शिक्षा से ही संभव था। सामाजिक उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्वक वहन करना प्रत्येक मानव का परम उद्देश्य माना जाता है। इसके लिए भी शिक्षित होना अनिवार्य है। जीवन की वास्तविकता को समझने में शिक्षा का उल्लेखनीय योगदान है दोस्तों। भारतीय मनीषियों ने इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करके शिक्षा को समाज की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया। विद्या का स्थान किसी भी वस्तु से बहुत ऊंचा बताया गया दोस्तों। प्रखर बुद्धि एवं सही विवेक के लिए शिक्षा की उपयोगिता को स्वीकार किया गया। यह माना गया कि शिक्षा ही मनुष्य को व्यवहारिक कर्तव्यों का पाठ पढ़ाने और सफल नागरिक बनाने में सक्षम है। इसके माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अर्थात सर्वांगीण विकास संभव है। शिक्षा ने प्राचीन संस्कृति को संरक्षण दी और इसके प्रसार में मदद की है दोस्तों। चलिए अब हम इस पर आधारित दोस्तों प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को हम यहाँ से हल करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा जो निकल करके आता है वह हमारा क्या है? तो प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक अगर आपको इसमें से छांटने के लिए कह दें, तो शीर्षक अगर आप देखिए दोस्तों, तो इसमें का शीर्षक सबसे जो सटीक शीर्षक यहाँ पर होगा वो होगा प्राचीन भारत में शिक्षा। चलिए 82वें नंबर का प्रश्न देखिए। तो प्राचीन भारत में ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता था? तो सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि शिक्षा को माना जाता था। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो शिक्षा की नितांत आवश्यकता थी दोस्तों। तो शिक्षा की नितांत आवश्यकता थी किसमें? सामाजिक बुराइयों को उसकी जड़ों से निर्मूल करने के लिए। चलिए 84 नंबर का प्रश्न देखिए। तो मनीषियों ने शिक्षा को किस रूप में स्वीकार किया? तो मनीषी जो थे दोस्तों, उन्होंने शिक्षा को स्वीकार किया समाज की आधारशिला के रूप में। चलिए 85 नंबर का प्रश्न देखिए। तो शिक्षा से व्यक्ति का कौन सा विकास संभव है दोस्तों? तो शिक्षा से जो व्यक्ति का अगर आप देखें तो शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक विकास संभव है। चलिए दोस्तों गद्यांश 2 को पढ़ने का प्रयास अब हम करते हैं। तो पढ़ते हैं। तो बौद्ध शिक्षण पद्धति का आरंभ स्वयं बुद्ध ने सरल तथा जनमानस की भाषा में जीवन के तत्वों के उपदेश तथा जगह जगह चर्चा करके की। लोगों ने शिक्षित करने के लिए महात्मा बुद्ध ने व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, प्रासंगिक उपमा, दृष्टांत एवं कथा को माध्यम बनाया।
बुद्ध के बाद से बौद्ध शिक्षा पद्धति भी एक निश्चित स्वरूप संगठन के साथ हिंदू शिक्षा पद्धति से अलग स्वतंत्र शिक्षा पद्धति के रूप में विकसित हुई। आरंभ में हिंदू तथा बौद्ध शिक्षा पद्धति के मूल में कोई विशेष अंतर नहीं था, किंतु बाद में आकर दोनों शिक्षा प्रणालियों के आदर्श एवं पद्धति में विशेष रूप से उस पाठ्यक्रम में जो विशेष रूप से आम उपासक की बजाय बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए था, बहुत कम समानता रह गई थी। बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ संस्कार ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार की भांति होता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए 2 संस्कार आवश्यक थे। प्रथम था पबजा तथा दूसरा था उपसंपदा। पबजा से उपासकत्व तथा उपासकत्व का प्रारंभ होता था। उपनयन की भांति इसे भी आध्यात्मिक जन्म कहा गया है। यह 8 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को दी जा सकती थी। संरक्षक की अनुज्ञा इसके लिए आवश्यक थी। व्यक्ति को 3 प्रकार की शरण की शपथ एवं 10 धर्मादेश दिए जाते थे। ये शरण बुद्ध धर्म एवं संघ की होती थी। 10 धर्मादेशों में निम्न की मनाही थी दोस्तों। पारिवारिक जीवन, ऐसी वस्तु ग्रहण करना जो दीना हो, अशुद्ध आचरण, झूठ बोलना, मादक द्रव्यों का सेवन, असमय भोजन और नित्य गायन दोस्तों। चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं हम जल्दी से अब हम। तो यहाँ पर दोस्तों 3 और दिए गए हैं। तो पुष्पमाला, इत्र, गहने आदि का प्रयोग, उच्च आसन का प्रयोग, सोना एवं चांदी की प्राप्ति। चलिए इस पर आधारित जल्दी से प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो बौद्ध शिक्षा पद्धति में शिक्षा देने हेतु निम्नलिखित में से किसे माध्यम बनाया गया दोस्तों? तो अगर आप देखिए तो किसे माध्यम बनाया गया, तो अगर आप इसको देखना चाहते तो हमारे जो ये सभी इन सभी को माध्यम बनाया गया। चलिए 87वें नंबर का प्रश्न देखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो शीर्षक सबसे अच्छा हो सकता है इसका बौद्ध शिक्षा तथा पद्धति। 88 नंबर का प्रश्न देखिए। तो बौद्ध शिक्षा पद्धति में किसके आध्यात्मिक जन्म माना जाता था दोस्तों? तो अगर आप इसे देखें तो पबजा को दोस्तों हमारा इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पबजा। मैंने गलती से इस पर मार दिया, पबजा ये भी लिखा है लेकिन पबजा इस ऑप्शन पे आप मारेंगे। चलिए 89 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप। तो ब्राह्मणों में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? दोस्तों उपनयन संस्कार से ब्राह्मणों में शिक्षा का संस्कार होता था। 90 नंबर का प्रश्न देखिए। तो प्रासंगिक शब्द प्रासंगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें दोस्तों हमारा जो प्रत्यय है वह है गिक। चलिए यहाँ से हमारा सामान्य अंग्रेजी का प्रश्न आता है, तो आइए इसको भी पढ़ लेते हैं जल्दी से हम। चलिए इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 31 अगस्त 1579 3000 horsemen of the imperial Mughal army paused at the banks of the Sabarmati. The rebels they were after lay just beyond the Swollen river, but the soldiers were exhausted. They had travelled 90-60 kilometers of difficult terrain in 9 days, riding almost continuously. Suddenly a warrior on a chestnut charger plunged into the ragging torrent as man and horse struggled on to opposite bank. A thrill ran through the army. It was the Emperor Jalaluddin Akbar. With a roar, the soldier followed him across the. Within 2 days, they had put down the rebellion so thoroughly that Gujarat remained the Mughal hands for the next 185 years. चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। तो द रेबल वर कंपेड दोस्तों, तो द रेबल वर कंपेड ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 92 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर हमारा, देख सकते हैं आप। तो द एक्सप्रेशन स्वॉलन रिवर मीन्स दोस्तों, मतलब स्वॉलन रिवर का मतलब क्या है इसमें? तो इसका मतलब है दोस्तों अ रिवर इन फ्लूड दोस्तों, बहती हुई आप कह सकते हैं, फ्लूड या फिर फ्लूइड आप कह सकते हैं, तो अ रिवर इन फ्लूड। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 93 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर हमारा। चलिए 93 नंबर का प्रश्न देखिए। तो द मुगल सोल्डर डिडेंट क्रॉस द रिवर बिकॉज दोस्तों दे वर ट्राइड आफ्टर अ डिफिकल्ट जर्नी दोस्तों, मतलब जो हमारे मुगल लोग के सैनिक थे दोस्तों, जो हमारे मुगल सैनिक थे वह नदी क्यों नहीं पार कर पाए? तो दोस्तों वो नदी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वह बहुत ही थक चुके थे, क्योंकि वह बहुत एक लंबी जर्नी से आ रहे थे दोस्तों, बहुत थक चुके थे। चलिए 94 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप। तो चूज द अल्टरनेटिव विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड दोस्तों। तो देखिए जो हमारा वेब लिखा हुआ है दोस्तों, इससे हमें सिमिलर वर्ड इसमें हमें चूज करना है। तो वेब दोस्तों सिमिलर वर्ड है इसका गिव अप। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। चूज द अल्टरनेटिव विच रूप में लिखा जाता है और 841 को गुड इज बैड
के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में कौन सी संख्या बैट शब्द को दर्शाती है? तो बैट शब्द को दर्शाएगी हमारी जो संख्या है वह 1। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 5 का होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।